नमस्ते एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम NTA UGC नेट इकोनॉमिक्स की आंसर की करने वाले हैं जो कि 2020 के अब सितंबर महीने में हुआ था। इसको हम 3-4 वीडियो में कवर करेंगे, 20-20, 15-15 क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफेक्टिवनेस इन प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद एक्सटर्नलिटीज़। देखिए एक्सटर्नलिटीज़ के साथ कौन डील करता है, कोज थ्योरम। अब जब प्राइवेट मार्केट में जैसे कि जो कंज्यूमर पे करता है प्राइस, उसी को कोई वस्तु उपभोग के लिए मिलती है, वो प्राइवेट गुड्स होती है। और प्राइवेट गुड्स जहाँ पे ले दी जाती है यानी कि लेन देन होता है, वहाँ उसको हम प्राइवेट मार्केट बोलते हैं। ठीक है। अब अगर किसी भी प्राइवेट गुड्स का अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जनरेट करती हो, तो मतलब क्या है कि वहाँ पर जो प्राइस पे कर रहे हैं हम, वो एक्चुअली उसकी कॉस्ट के इक्वल नहीं है, यानी कि वहाँ पर मार्केट फेलियर है। अब मार्केट को सक्सेस करने के लिए यानी कि ट्रू प्राइस निकालने के लिए या ट्रू कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कोज थ्योरम हमारी हेल्प करती है। जैसे कि अगर किसी गुड्स की नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, जैसे कि वो हम कहें कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है किसी गुड्स के प्रोडक्शन से या कंजम्पशन से, तो उसके लिए उसके प्राइस में वहाँ पर कार्बन टैक्स जोड़ना पड़ेगा या दूसरे टैक्स जो कि इन्वायरमेंट के सस्टेन रखने के लिए ज़रूरी है, यानी कि उस वस्तु की कंजम्पशन को कम करने के लिए ज़रूरी है, वो उसके अंदर जोड़ने पड़ेंगे। तो वो कौन बताएगी, उसकी ट्रू वैल्यू की सेंस कहाँ से आएगी, कोज थ्योरम से आएगी। ठीक है। अब सेकंड देखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स एंड टैक्स रिवेन्यू। अब टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है, लेफर कर्व दिखाता है। इसके साथ ये मिलान कीजिए। डोमिनेंट स्ट्रेटजी किसका पार्ट है, गेम थ्योरी का पार्ट है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पर डोमिनेंट स्ट्रेटजी और नैश इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। कंट्रोलिंग प्राइस थ्रो इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। जब कोई मार्केट सक्सेस होती है यानी कि आपका जो प्राइस है वो कॉस्ट के इक्वल चला जाता है, तो ये मान के चलो डिमांड कर्व हुई आपकी, और यहाँ पे ये हमारी सप्लाई कर्व हो गई। अब ई पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर मार्केट ने प्राइस को क्लियर करके दे दिया है और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी भी क्लियर हो गई है। अब अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कहे कि भाई कोई नेसेसिटी की गुड है तो उसके प्राइस आपके P1 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, तो यहाँ पर डिमांड करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, सप्लाई करने वाले कम रह जाएंगे, तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि बिड करके प्राइस को अप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। और अगर ये कह दिया जाएगी आपको MSP मिलेगा, आपका प्रोडक्ट आप बढ़ाओ, इस प्राइस से आपका प्रोडक्ट बिकेगा, कम पे नहीं बिकेगा, यानी कि P2 प्राइस से आपका प्रोडक्ट कम नहीं बिकने देंगी गवर्नमेंट, तो क्या होगी, वहाँ पर सप्लाई करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, डिमांड करने वाले कम रहेंगे। अब यहाँ पे एक्सेस स्टॉक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका जो डेड वेट लॉस यहाँ पे होना लाजमी है। डेड वेट लॉस क्या होते हैं, डेड वेट लॉस दो तरीके से होता है, एक तो होता है कंज्यूमर की साइड से और एक प्रोड्यूसर की साइड से। जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपना वेलफेयर लॉस करते हैं तो उसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं, जो कि ये ट्रायंगल है पूरी की पूरी, ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की साइड से उनका वेलफेयर का लॉस है, तो यहाँ पर डेड वेट लॉस की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इनिशियली सेलेक्ट फ्रॉम द स्टेट अंडर द इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960। जो इंटेंसिव एरिया प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका पूरा नाम है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जब आपको पता है कि 1966 में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन जोर पकड़ रखा था, तो उससे पहले जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए फर्टिलाइजर्स और बीज वगैरह का शुरू में टेस्टिंग हुई थी, तो वहाँ पर कुछ स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया था, जो कि 7 स्टेट थी, और उनके 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ताकि हम यहाँ पर इफेक्ट देख पाएँ कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके क्या परिणाम रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ इकोनॉमिस्ट इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर व्हेन दे प्रपोज देयर थ्योरीज। थ्योरीज के बेस पे सबसे पहले शुम्पेटर आते हैं, उसके बाद हेरोडोमर आते हैं, फिर रोस्टो आते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं सोलो। ठीक है जी। तो इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ओरिजिनल एक्ट है ये 1881 का, इसको 2018 में दोबारा से अमेंडमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और यह एक
गवर्नमेंट का कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी माइलस्टोन साबित होगा। इसके बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो चैनल पे बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखोगे तो आने वाले जो टाइम में जो क्वेश्चन बनने हैं यहाँ से वो भी आप कर पाओगे। अभी के लिए मैं बता दूं कि 2 साल की इम्प्रीजमेंट की यहाँ पर संविधान में इसके लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब इसकी बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे चेक हो गया, प्रोमिसनरी नोट्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा बैंकिंग सेक्टर को स्मूथली चलाने के लिए, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी और कंपेटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये चीज़ें लाई गई हैं। तो आप एक बार उसको ज़रूर देखना वीडियो को। 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। ये अब हमको 100 यूनिट्स पे निकालना है, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों के दोनों, जब 100 यूनिट प्रोड्यूस की जा रही है। अब देखिए टोटल कॉस्ट को हम निकालें तो टोटल कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव करो क्योंकि रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो गया, अकेला क्या बचा 80। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आई हमारी 80। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। और अगर हमको टोटल रिवेन्यू से एवरेज रिवेन्यू यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है तो यहाँ पर मैं टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर मेरी मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ मेरा, ये 1400 और -6 का हो गया 12Q, ठीक है। अब क्वांटिटी कितनी सेल की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है 100, तो 14 to 1200, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू हमारे पास 200। अब 200 आ गया तो 200 ओबियसली ज़्यादा है कि नहीं है आपके 80 से, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका राइट हो गया। और थर्ड ऑप्शन इसका अपोजिट है, ये कट गया। और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ओबियसली 200 के इक्वल 80 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा, अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखिएगा एक ही पेपर में इतने छोटे से एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि आने वाले टाइम में यहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। इसी करके मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको बताया गया है, मेरी वीडियो ज़रूर देखना। और बता दूं आपको, अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग जो टर्म है इसके बारे में यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर है नॉट डिफाइंड इन दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब 7वां क्वेश्चन देखिए आप, असर्शन कंपेयर टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करो। अब देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट करो जनरल इक्विलिब्रियम में आपने अगर पढ़ा है तो हमारे पास 2 गुड्स बनाने वाले 2 प्रोड्यूसर होते हैं, और 2 प्रोड्यूसर 2 गुड्स एक्स एंड वाई का प्रोडक्शन करने वाले होते हैं लेबर और कैपिटल का प्रयोग करके। यहाँ पर ए प्रोड्यूसर होता है, यहाँ पर बी प्रोड्यूसर होता है। तो यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स की बात होती है, ए एंड बी की, ठीक है। अब जो ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट पे कि जो इसके ऊपर ए बी सी पॉइंट हैं, इस पॉइंट से ऊपर अगर कोई डी पॉइंट है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करो वो कर्व होती है जहाँ पर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी होती है, यानी कि प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है और हाई प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पे दोनों कैपिटल एंड लेबर का यूज करके। तो ये जो असर्शन है ये गलत हो जाता है आपका। रीजन में देखते हैं क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट करो रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 गुड्स इज द सेम फॉर दिस बोथ इंडिविजुअल। देखिएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करो है और ये दोनों के दोनों IQ हैं, एक IQ ए की तरफ से है और एक IQ बी की तरफ से है, आइसोक्वेंट है ये दोनों। और यहाँ पर ए बी सी पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब आपको ये पता है कि आइसोक्वेंट का जो निकालते हैं और उसका जब हम निकालेंगे यहाँ पर स्लोप, तो उसको बोलेंगे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई या लेबर एंड कैपिटल 2 गुड्स का, ठीक है ना। तो उसमें क्या आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, नहीं यहाँ पे आएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इस तरह से आएगा। अब ये दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, राइट है। अब देखिए भाई मैं यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं करवा सकता, आप मेरी दूसरी वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक पे जनरल इक्विलिब्रियम पे वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम
मोर और लेस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पे मैं पूरी थ्योरी को रिपीट करवाऊँ आपके लिए। तो प्लीज़ मेरे लिए यहाँ पे इतना ही समझाना बनता है। अब 8वां क्वेश्चन देखिएगा, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज। अब क्या है कि जो ग्रोथ रेट होती है, चाहे वो चाइल्ड बर्थ रेट हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, ठीक है, इस तरह की रेट को हम 100% पे ही निकालते हैं और एक महीने नहीं, 1 साल के अंदर ही निकाला जाता है। तो ये भी आपकी रेट जो है 1000 पर ही निकलेगी। 9वां क्वेश्चन, ये हमारे पास स्कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को गिनाया गया है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी बातें सही लिखी हैं। जो ए होता है ये होता है एफिशिएंसी पैरामीटर, यानी कि ये आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को बताता है इकोनॉमी में क्या है। इसको हम मैनेजरियल एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बी, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 देन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बिल्कुल सही बात है। जब आपका अल्फा प्लस बीटा यानी कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर का जोड़ 1 से ज़्यादा होगा तब आपके इंक्रीजिंग रिटर्न रहेंगे वहाँ पे, और लेस देन होगा तो डिक्रीजिंग, और इक्वल टू होगा तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल इज गिवन बाय। नहीं, ये क्या है, ये गलत है आपका। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे, ये तो आपका आइसोक्वेंट से जुड़ा है, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका, डी। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय। हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है जी। अब यहाँ से आप इसको Q को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो क्या आएगा हमारे पास, ए ऐसे का ऐसा, और इसके आगे मैं बीटा लिख दूँ तो L अल्फ़ा इंटू के बीटा -1 हो गया जी, ठीक है जी। और अगर मैं -1 को, यानी कि k की पावर -1 है ना ये, तो अगर k की पावर को मैं एक नीचे k लिख दूं तो हमारे पास ये हो गया। और ये हमारा क्या है जी, ओरिजिनल क्वांटिटी है कि नहीं, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन है हमारा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, q लिख दिया। तो हमारे पास क्या आया, q/k और इंटू बीटा। तो यही आया कि नहीं आया हमारा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाई q/k इंटू बीटा। तो ये भी हमारा ठीक है, यानी कि सी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए आप, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी कि लेबर फोर्स के लिए कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब चाइल्ड तो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ना, अब बूढ़े हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अडल्ट पॉपुलेशन में से कितने लोग लेबर करने के लिए तैयार हैं, यानी कि लेबर कर रहे हैं, वो इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। ओके, 11वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। जो बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको हमने 1 जून 2005 को इंट्रोड्यूस किया था। ये एक आपका जीके का क्वेश्चन है, नॉर्मली आप इसको ध्यान में रखना। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटीड वेयर द कॉम्पिटिटिव फर्म एग्जिबिट्स द फॉलोइंग कंडीशन। अब मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कहाँ होगा, जब कोई फर्म कहाँ क्या कंडीशन होगी उसके लिए, वेयर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिएगा, ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन से अलग है, यानी कि यहाँ पर ये पीपीसी कर्व का स्लोप को दिखा रहा है। इसको बोलते हैं ना मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर एक्स एंड वाई 2 गुड्स होती हैं, ना कि यहाँ पे होता है आपका 2 फैक्टर। अब एक एक्स से दूसरी वाई में बदलने का, ये प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करने की रेट को बोला जाता है पीपीसी कर्व का स्लोप, जो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई के। ये मेरा पीपीसी कर्व वाला वीडियो भी आप देख लेना कि कैसा बनता है। और पीपीसी कर्व ही एक प्रकार से आपका जनरल इक्विलिब्रियम में पीपीसी कर्व को ही जब आप टेढ़ा करके लिख दोगे तो वही जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनता है, क्योंकि पीपीसी कर्व के ऊपर ही आपके क्या होती हैं, टेंजेंट होती है आइसोक्वेंट कर्व, दोनों के दोनों प्रोड्यूसर की। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो चीज़ें आप कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वो किसके इक्वल होता है, उसकी जो ट्रूली सेंस आती है वो तो ये आती है। अब ये चीज़ किसके इक्वल होगी, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ
वाई के, ये किसका स्लोप होता है, ये स्लोप होता है कंज्यूमर का, यानी कि बजट लाइन का, जो आपकी बजट लाइन होती है, ठीक है, आइसो कॉस्ट लाइन कह लो या कोई भी कुछ भी कह लो, ठीक है, वो आपकी तीनों चीज़ें यानी कि दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। मैंने इस पे अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं यही क्वेश्चन पेपर करवा रहा था, माइक्रो को और मैक्रो को तो करवाए मैंने वहाँ पे, फिर आगे मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना शुरू से ही करवा दें सभी के सभी, तो उसमें मैंने ये काफ़ी क्लियर वे से समझाया हुआ है, वहाँ भी आप इसको समझ सकते हो। अब आगे देखिएगा आप 13वां क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय द इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल अपने पास पैसे को रखता है, यानी कि जितना पैसा उसने कमाया उसको अपने तिजोरी में बंद करके उसको ज़मीन में गाड़ देता है, तो उसने क्या खोया, लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन, यानी कि डिफ्लेशन की वजह से तो उसकी रियल वैल्यू बढ़ेगी, तो डिफ्लेशन की वजह से वो कुछ खोएगा नहीं, इवन उसकी वैल्यू बढ़ेगी अगर उसने वहाँ पे दबा के रखा है किसी को देने के बजाय, तो ये तो गलत हो गया, ये उसका लॉस नहीं, ये तो गेन होता उसका, ठीक है, अगर डिफ्लेशन आती मार्केट में। सेकंड, फोरगोन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, बिल्कुल जो वो सेविंग करके इंटरेस्ट कमा सकता था वो नहीं कमा रहा, यानी कि ये उसका लॉस है। यूटिलिटी फोरगोन बाई बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो उस पैसे से अपनी कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकता था, वो नहीं खरीद रहा, वो भी एक लॉस है। रिटर्न फोरगोन बाई नॉट होल्डिंग अदर एसेट्स, दूसरी एसेट नहीं खरीदी उसने, सोना चांदी ज़मीन, तो ये भी एक तरह से उसके लिए लॉस है। तो ये तीनों लॉस है, ये लॉस नहीं है उसका, ये बेनिफिट होता अगर मार्केट में डिफ्लेशन आती। ओके, अब 14वां क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर भी दो लिस्ट है उनको मैच करवाना है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसकी कोई पावर ना हो, यानी कि 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फर्स्ट। एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल, ये पावर फंक्शन, ठीक है। अब आपका देखिएगा 15वां क्वेश्चन, ए ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी को कौन दिखाता है, कुजनेट कर्व दिखाता है, ठीक है। और 16वां क्वेश्चन देखिएगा, अब मेरे को यहाँ पे ये बताओ कि जो लोरेंज कर्व है वो क्या दिखाता है, ठीक है जी। ओके, फिलिप्स कर्व पे मैंने वीडियो बना रखी है, इवोल्यूशन ऑफ फिलिप्स कर्व के नाम से, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है 2 वीडियो में। लैफर कर्व के बारे में आपने अभी जाना ही है, तो लोरेंज कर्व के बारे में मुझे बताइएगा आप, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और ये रिबसिंस्की थ्योरम है, मेटजलर इफेक्ट है, स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम है, इमर्जिंग ग्रोथ है। अब ये बताओ, इमर्जिंग ग्रोथ मान के चलो कि आपका जगदीश भगवती जी ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए दिया था, जिनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाती है, अनफेवरेबल हो जाती है, ठीक है। और जो स्टोपलर-सैमुअल्सन है, रिबसिंस्की थ्योरम है, ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की बात करता है, द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन द प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ठीक है, इसकी बात करता है। और बी की बात करता है, मेटजलर इफेक्ट क्या करता है, द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन द डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, टैरिफ का, ये मेटजलर इफेक्ट आपका दिखाता है। और चौथा आपका ये हो गया, और कौन सा रह गया भाई, फर्स्ट रह गया ना, तो सी का फर्स्ट हो गया। स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम आपकी क्या दिखाती है, इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन दी फैक्टर प्राइस। ओके, तो इस तरह से आपने ये मिलान करना था। अब 17वां क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दी हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवोकेट्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरकम मार्केट फेलियर थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी। बिल्कुल हो सकता है ये स्टेटमेंट ठीक हो। इट एनकरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सपोर्ट प्रोग्रेसिवली मोर एडवांस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। इट एनकरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इससे क्या होगा, आपका टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी होगा ताकि प्रोडक्ट मोर एडवांस तरीके से हम प्रोड्यूस कर पाएँ। ओके, अब 18वां क्वेश्चन देखिए, मार्शल लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डिवैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या दिया, डिवैल्यूएशन मेक एक्सपोर्ट कॉस्टली एंड इम्पोर्ट चीपली, नहीं, इसका उल्टा, रीज़न गलत है और स्टेटमेंट ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला लिखने की। उसकी वैल्यू दी हुई है 0.8%, यानी कि परसेंटेज 1% प्राइस ऑफ बस में चेंज की वजह से, प्राइस ऑफ बस में चेंज की वजह से क्वांटिटी ऑफ मेट्रो राइड कितना असर पड़ेगा, वो पड़ेगा 0.8%, ठीक है। अगर यही चेंज 5% हो जाए, बस राइड रोज बाई 5%, तो यहाँ पर 5% से हुआ है, यानी कि 5 टाइम हुआ है, तो इसको मैं
यहाँ पर 5 टाइम करूँगा 0.8 को, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, तो मेरे पास 4% का से क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। ठीक है, किसकी राइडशिप पे, बिल्कुल बात बस की राइड पे, क्योंकि उसके प्राइस बढ़े हैं। ठीक है, अब 4% निकालो आप किसका, टोटल राइडशिप पर डे कितनी है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का आप क्या निकालो, 4% निकालो, तो क्या होगा आपका, देखिएगा 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया है कि 6,000 वहाँ पर मेट्रो राइड कितना होगा, चेंज होगा। तो यही निकालना था हमने। अब आपको यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन और बताना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करवाना है। चैम्बरलिन, स्वीजी, स्टैकलबर्ग और फिनलैंड। स्वीगी, इसके ऊपर भी मैंने मॉडल बनाया हुआ है एक, पोलैंड स्वीजी का, जो किंग डिमांड करो है। स्टैकलबर्ग क्या दिखाता है, सबसे पहले चैम्बरलिन की बात करते हैं हम। चैम्बरलिन क्या दिखाता है कि स्मॉल ग्रुप मॉडल है चैम्बरलिन का। ठीक है, किंग डिमांड करो पोलैंड स्वीजी के द्वारा है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन और इनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। मोर और लेस मुझे टाइम के लिए यहाँ पे बाउंडेशन है, इसलिए मैं इतने जल्दी ये चीज़ें करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हो, पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा, वहाँ पे आप अच्छी तरह समझ पाओगे। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।